नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही वैल्यूएबल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये आपका वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट अगर देखा जाए तो एवरी टीचिंग से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब के चैनल के कम्युनिटी टैब में रख दिए थे, आपको प्रोवाइड कर दिए थे, आपका रिस्पांस मिला था। उसके बाद हम इसको अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, जिसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी रही हो तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का 215 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कार्बन इमिटिंग कंट्री ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन यानी इमिटिंग करने वाला देश है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के अंतर्गत देखा जाए तो आपका सबसे पहला ऑप्शन था इंडिया, सेकेंड था चाइना, थर्ड था अमेरिका एंड फोर्थ था रसिया। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है 42% किस पे, चाइना पे। तो बिल्कुल हाँ, ये करेक्ट है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो है आपका चाइना। तो कितना परसेंट ये इमिटिंग करता है, तो देखिए टोटल ग्लोबली जो कार्बन उत्सर्जन है उसका 28% ये चाइना अकेले ही उत्सर्जन करता है कार्बन का। सेकेंड पोजीशन पे कौन है? सेकेंड पोजीशन पे आपका अमेरिका है। सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका है। और अमेरिका कितना उत्सर्जन करता है आपको बता दें, 15%। ग्लोबली जो टोटल 100% है उसमें 15% अकेले अमेरिका का हाथ है कार्बन उत्सर्जन करने का। थर्ड पे चला जाए तो थर्ड पे आपका इंडिया है। और इंडिया का कितना परसेंट है? इंडिया है 7% के साथ थर्ड पोजीशन पे कार्बन इमिटिंग करने वाले कंट्री के लिस्ट में, टॉपेस्ट कंट्री के लिस्ट में। साथ ही साथ आपको बता दें कि फोर्थ नंबर पे जो है ये आपका रसिया है। रसिया कितना करता है? रूस आपका देखा जाए तो 5% के साथ फोर्थ पोजीशन पे है। एंड आपका जापान देखें तो 3% के साथ आपका फिफ्थ पोजीशन पे। एंड आपका जर्मनी 2% के साथ आपका सिक्स्थ पोजीशन पे है। तो ये टोटल आपका हो गया लिस्ट। तो सबसे पहले आपका चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत, फिर रूस, फिर जापान, फिर जर्मनी। ये आपका हो गया यहाँ पे टोटल इसका आंसर। और देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो गया यहाँ आपका ऑप्शन सेकेंड। तो 215 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, चाइना यानी कि चीन। अब चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 216 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द गैसेस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना स्थान है। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल का जो संरचना है उसमें जितनी गैसें हैं उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी पे रिस्पांस मिला यानी 76%। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो गैसें हैं उसमें कितना कितना परसेंट सबका हाथ है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपका है N2 नाइट्रोजन। आपके वायुमंडल में जो गैसें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जा रही हैं वो N2 है, नाइट्रोजन 78%। सेकेंड पर है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है 21%। फिर आपका है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपका 0.04%। ठीक है, 0.04%, कहीं कहीं पे आपका 0.03% भी दे देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और ये 78% हम यहाँ पे करेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पॉइंट में भी है। ठीक है, तो ये आपका हम क्लियर करते रहें कि 78% इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% टू 0.03% के बीच में आप कर सकते हैं कोई भी। आपका अदर बताएं तो जो बचता है 100% में 0.96, ये जो बचता है इसमें अदर गैसेस हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि वायुमंडल में मौजूद गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन
आपका बी ही करेक्ट होगा, यानी 0.04%। और ये आपको बता दें कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी सूर्य से आने वाली रेज को ये अर्थ पे तो आने देता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश तो करने देता है और नीचे भी आने देता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है, हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। लेकिन जब ये गैसें जब ये रेज सूरज का रिटर्न हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न जब जाती है ना, तो इसको ये क्या कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है, रोक लेता है। और इस प्रोसेस से क्या रहता है, पृथ्वी गर्म रहता है। और प्रॉब्लम यह है कि जब मैन मेड जो है, जैसे कि ये नेचुरल है, जो वायुमंडल में पाई जा रही है ये नेचुरल है, लेकिन जब मैन मेड की वजह से कार्बन उत्सर्जन का ज़्यादा देखिए प्रभाव पड़ रहा है वायुमंडल में, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। जो मैन मेड है, हमारे जो कोल्स हैं, कोयले से जुड़े हुए जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। और वायुमंडल में कार्बन का अगर मात्रा बढ़ता गया तो क्या होगा, ये रेज को ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगी और हमारे अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेगी, ठीक है। तो एक लेवल का, एक कहें तो बैलेंसिंग लेवल का जो चीज़ें हैं इस वायुमंडल में ज़रूरी है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। तो आपके अर्थ के लिए बेहतर होगा। यहाँ पे करेक्ट जो हो गया आपका ऑप्शन 216 का, वो हो गया बी। अब चलिए चलते हैं आपके 217 नंबर के क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है विच गैस इज 99% ऑफ द एटमोसफेयर, यानी वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैस का होता है। यानी कि आपके जो 100% गैसेस हैं वायुमंडल में, उसमें 99% देखें तो किस गैस का स्थान है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन था नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड था आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, थर्ड था आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड फोर्थ था ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर के सभी। तो आपको हमने बताया कि जो नाइट्रोजन का, ठीक है, कितना परसेंट है वायुमंडल में, 78%। ये गैस वायुमंडल में उपस्थित है 78% की मात्रा में। ऑक्सीजन कितना है आपका 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका 0.04% है, ठीक है। तो अगर आपका 99% देखेंगे तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलके यहाँ पे हो जा रहा है 99%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो, यानी 62% लोगों का रिस्पांस जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 218। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस GHG इन द एटमोसफेयर, यानी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सेकेंड है मीथेन, आपका थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड आपका फोर्थ है परफ्लोरोकार्बन, यानी पर फ्लोरोकार्बन, यानी कि PFCS। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है देखिए 85% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। तो हमको आपको बता दें यस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ही होगा। तो आपका 218 नंबर का जो क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका होगा परफ्लोरोकार्बन। तो ये जो बताएं कि ये आपका नेचुरली पाया जाता है, ठीक है, मैन मेड तो हो जाता है लेकिन वायुमंडल में नेचुरली ये आपका पाया जाता है, लेकिन ये जो है ना ये आपका मैन मेड ही है, ठीक है। और ये आपका बता दें कि ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस आपको क्या करती हैं, वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री से बने हुए जो प्रोडक्ट आते हैं उसके अंतर्गत ये गैसेस यूज होती हैं, और ये आपके वायुमंडल को देखें तो प्रभावित करती हैं, गर्म करती हैं, ज़्यादा आपके वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 219, और क्वेश्चन है आपका हाउ मच एनर्जी इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर प्रोजेक्ट अंडर रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2022। कहा गया अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 2022 के तहत अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, गीगावाट एंड 10 गीगावाट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है सेकेंड नंबर के ऑप्शन पे, नहीं 60 गीगावाट। तो चलते हैं, एक हम आपके लिए यहाँ पे फिगर लाए हैं, इमेज लाए हैं, जिसके
माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना टारगेट रखा गया है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आया था। प्रीवियस एग्जाम में कहा गया कि कितने परसेंट सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 के अंतर्गत, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत देखा जाए, मंत्रालय के अंतर्गत, तो उसमें रूफ टॉप के अंतर्गत, ठीक है, कितना परसेंट सोलर, जो टोटल सोलर ऊर्जा उत्पन्न करनी है, उसमें रूफ टॉप के अंतर्गत कितना परसेंट टारगेट रखा जा गया है सोलर पावर उत्पन्न करने का। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं, उसका भी आंसर मिल जाएगा और आज के वीडियो का जो ये 219 नंबर का क्वेश्चन है उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंडियाज़ 2022 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, तो नवकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2022 को लेके भारत का, तो टोटल 175 गीगावाट का लक्ष्य है, जो कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से एनर्जी प्रोड्यूस करना है इंडिया को। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 100 गीगावाट सोलर के फील्ड से लाना है, 60 गीगावाट आपका विंड के फील्ड से लाना है, एंड 10 गीगावाट आपका बायोमास के फील्ड से लाना है, एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट के फील्ड से 5 गीगावाट लाना है। तो आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे 40 गीगावाट रूफटॉप से, 100 जो गीगावाट है सोलर से लाना है, उसमें 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट यानी छत के ऊपर से जो सोलर लगाए जाएंगे उसके सहायता से इतनी बिजली जनरेट की जाएगी। और साथ ही 40 गीगावाट जो अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर प्रोजेक्ट है, इसके तहत 40 गीगावाट क्या होगा, बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। तो देखा जाए 100% अगर इसको कह दें 100 गीगावाट को 100%, तो 40% दोनों का बराबर हिस्सेदारी है, चाहे रूफटॉप और चाहे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो आपको हम बता दें कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जो अल्ट्रा आपका मेगा सोलर जो प्रोजेक्ट है वो रीवा में, ठीक है, रीवा में उसका उद्घाटन हुआ है, और जिसकी कैपेबिलिटी है 750 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की, प्रोड्यूस करने की। और इस 750 मेगावाट में 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट है जिसकी सहायता से 250 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अब पता चल गया कि कितना अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर प्रोजेक्ट के तहत बिजली प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और आपका विंड से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट। बायोमास के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपके फसलों के अवशेष हो गए, चाहे आपके पशुओं के जो मल्स हो गए, तो ये चीज़ें आपका आ जाता है बायोमास से। इससे ज़्यादा मतलब इससे 10 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट की बात की गई है, तो ये आपका जो पनबिजली परियोजना होती हैं उसमें 25 मेगावाट से कम जो क्षमता के पनबिजली परियोजना होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल हाइडल के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ से आपका 5 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया आपका टोटल देखें तो रिन्यूएबल टारगेट 2022 को लेके। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा 200 आपके 19 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब आपका हो गया यहाँ का करेक्ट आंसर फर्स्ट 40 गीगावाट। और हमें देखिए यहाँ पे एक आश्चर्यजनक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे एक भी लोग इस पे करेक्ट आंसर नहीं दिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस क्वेश्चन को जनरेट करते हैं ताकि आपको सेम फीलिंग हो, जैसे कि एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो सेम आपको फीलिंग होगा, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपके, हु विल नॉट कम अंडर द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें अगर आप भूल गए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा एनर्जी का सोर्स, ऐसा एनर्जी का ऊर्जा का स्रोत जो बार बार एनर्जी प्रोड्यूस करने में सहायता दे। जैसे कि आपका सूर्य से प्राप्त होने वाले रेज की सहायता से हम सोलर की प्लेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या होगा, ये रिन्यूएबल है, बार बार हमें सूर्य का, ठीक है, प्रकाश मिलता रहेगा, बार बार हमें क्या होगा, बिजली जनरेट करने का हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी की अंतर्गत आ जाती हैं जो ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिया गया हाइड्रो एनर्जी,
सेकेंड आपका जियोथर्मल, थर्ड आ गया आपका टाइडल एंड फोर्थ हो गया आपका नेचुरल गैस। तो आपका करेक्ट आंसर बहुत ही ईजी था, लेकिन यहाँ पे देखिए 50% लोग कह रहे हैं टाइडल। ठीक है, तो देखिए टाइडल आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आ जाता है, आपका नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। टाइडल क्या है? टाइडल आपका है ज्वार। तो जो ओशियन के अंतर्गत, जो समुद्र के अंतर्गत जो ज्वार आते हैं ना, जो ज्वार आते हैं उस पर क्या किया जाता है, उस पर आपके थोड़ा सा बता दें कि कुछ टावर जैसी चीज़ें लगा दी जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से, इसकी लहरों की सहायता से, यानी समुद्र के ज्वार से उत्पन्न लहरों की सहायता से यहाँ बिजली का निर्माण होता है। ठीक, जहाँ पे थोड़ा सतह उथला होता है, ठीक है, वहाँ पे लगाया जाता है थोड़ा सा आपके, जैसे कि आपका पौन जो होता है ना, पौन चक्की का जो थोड़ा डिज़ाइन है, उसी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें छोटा सा होता है। ठीक है, इसमें छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें फैन जो होता है ऊपर नहीं होता है, इसमें लहरों के अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं, और ये लहर उसको क्या करती हैं, बार बार प्रेशर देती हैं, और यहाँ पे ये अपना जनरेटर से बिजली प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया। और जियोथर्मल की बातें जो हो गई, जियोथर्मल ज़मीन के अंदर जो गर्मी है ना, कुछ ऐसी जगह पे हैं जो ज़मीन के अंदर गर्मी थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे गर्मी का यूज किया जाता है स्टीम को गर्म करने में, सॉरी वाटर को गर्म करने में। और वाटर गर्म करके क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा, और स्टीम की सहायता से हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हमारा क्या चलता है, हमारा जो चलता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन चलता है, और टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर से कपलर के थ्रू। ठीक है, और जनरेटर प्रोड्यूस करता है बिजली। अब हम बता दें, देखिए हाइड्रो एनर्जी तो आपका पन बिजली परियोजना के अंतर्गत आते हैं। आपके डैम बना जाता है नदियों पे, और नदियों का वाटर फ्लो बहुत तेज़ी से गिराया जाता है, और टरबाइन आपका चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, और ये जो नेचुरल गैस है ना, ये आपका नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत में नहीं आएगा, ये तो एक दिन खत्म होने वाला है, ये लाखों वर्षों का, ठीक है, ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ देखें तो आपके पशुओं के अवशेष हो गए, जानवरों के अवशेष हो गए, आपके लकड़ी के अवशेष हो गए, मतलब पौधों के अवशेष हो गए, उसकी सहायता से ये नेचुरल गैसेस ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो ये एकदम खत्म होने वाली चीज़ है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। ठीक, ये आपका नेचुरल गैस जो है करेक्ट ऑप्शन होगा आज के लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिएगा, ताकि हम आगे वीडियो बनाएं, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था। MCQs के वीडियो बहुत हम बनाते थे, लेकिन इधर थोड़ा गैप हो गया, तो थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे तो हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियो लाना शुरू कर देंगे। चलिए, जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।